यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग कल स्टडी कर रहे थे चेंज ऑफ स्टेट को, कि सब्सटेंस की स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। जब हम हीटिंग करेंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में, और हीटिंग करेंगे तो वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है। और इन प्रोसेसेस के हमने नाम रखे थे। उसके अलावा इनको रिवर्स भी किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर फिजिकल प्रोसेसेस। ये फिजिकल प्रोसेस है, इसीलिए इनको क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस है। ओके, तो कल जो लास्ट डायग्राम हमने स्टडी किया था वो हमने ये देखा था कि सॉलिड जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको फ्रीजिंग बोल सकते हैं या फ्यूजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। आई थिंक इस डायग्राम से आपको क्लियर हो चुका होगा सब कि क्या क्या प्रोसेसेस हमने स्टडी की हैं अभी तक। वेपोराइजेशन एंड गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन, और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑन हीटिंग, गर्म करने पर। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, इसको भी सब्लिमेशन ही बोला जाता है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर आपको इसके लिए ये नाम भी मिल सकता है, डिपोजिशन। ओके, तो अभी तक हमने ये स्टडी किया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि दो टेम्परेचर होते हैं, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको भी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। या इसकी अच्छी डेफिनेशन ये होगी कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड और गैस, सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करती है, मतलब आपको दोनों स्टेट दिखाई देंगी। तो इन टेम्परेचर के बारे में हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। उस ग्राफ में हम ये दिखाएंगे कि टेम्परेचर कब कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर और हीट एनर्जी, इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन द एक्स एक्सिस आई एम राइटिंग द हीट एनर्जी, मतलब कितनी हीट एनर्जी हम दे चुके हैं, 1 लाख जूल, 2 लाख जूल। तो यहाँ पर पैरामीटर्स लिख सकते हैं, 1 लाख जूल, 2 लाख जूल, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह से ये पैरामीटर यहाँ लिखा जा सकता है। और इसको मैं ओ लिख रहा हूँ, इट इज नॉट जीरो, इट इज ओ, ओरिजिन। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, इस पे हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम किस में लिख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, -20, माइनस, ऐसा नेगेटिव ग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ से, -20 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लिख नहीं सकते ऐसा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक टेम्परेचर लिख देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद यहाँ पर हम एक टेम्परेचर लिख देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 75 degree Celsius, and 100 degree Celsius, and the last one is 125 degree Celsius. 125 degree Celsius, it is the temperature in degree Celsius. जैसे जैसे ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इससे अगर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस में आएगा, -5, -5, -10, -20, इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा। तो कल जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके बेसिस पर मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। मेरे पास आइस थी -10 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने उसको हीटअप किया, पूरी प्रोसेस यहाँ लिख रहा हूँ मैं। -10 डिग्री सेल्सियस की आइस थी, मैंने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी ला करके मैंने 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में उसको बदला, फिर और हीट एनर्जी दी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर और हीट एनर्जी दी तो ये इसका टेम्परेचर बढ़ा और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट किया,
फिर और हीट एनर्जी देंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, या 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर, वाटर वेपर बन जाएगी। तो यहाँ पर लेटेंट हीट कहाँ पर देनी पड़ी हमें, कहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इस जगह पर। सो हियर इट इज वी आर गिविंग लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट यहाँ पर दी। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कन्वर्ट किया, फिर से कौन सी हीट दे रहे हैं, फिर से लेटेंट हीट दे रहे हैं। ओके, तो इसी के बेसिस पर मैं ग्राफ बनाता हूं। मान लेते हैं यहां पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब हम हीट एनर्जी देनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी देनी स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा। तो जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में हीट एनर्जी बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हीट एनर्जी बढ़ रही है हम देख रहे हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर, हम ये नहीं बोल सकते कि -10 डिग्री सेल्सियस पर हीट भी जीरो थी। नो, हीट एनर्जी जीरो नहीं थी। -10 डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल्स अभी भी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो -10 डिग्री सेल्सियस पर मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि इसकी हीट एनर्जी जीरो है, ठीक है। या तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि हीट गिवन, कि हम जितनी हीट एनर्जी दे रहे हैं उसको यहां पर लिख रहे हैं इस ग्राफ में। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं हीट गिवन, तब मैं ग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, तब मैं ग्राफ जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ। एनीवेज वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। अभी -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, हमने धीरे धीरे हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया। हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया तो उसका टेम्परेचर -10 डिग्री से कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया। अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक मैंने हीट एनर्जी दी, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो मैं डार्क कर देता हूं। तो देखिए यहां पर कौन सी स्टेट थी, कॉन्स्टेंट सॉलिड, तो मैं यहां सॉलिड लिख देता हूं। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, देखो हीट एनर्जी का ग्राफ आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में ग्राफ जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, इन पॉइंट के नेम भी दे देते हैं, इसको ए लिख देते हैं, बी और ये सी, डी से लेकर के सी तक, यहां तक टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हुए। इसका मतलब यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने इसको सॉलिड प्लस लिक्विड, ये दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। अब जब पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब हम हीट एनर्जी को देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। अब ग्राफ फिर से ऐसा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ग्राफ फिर से ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, ये टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर कौन सी स्टेट चल रही थी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिक्विड स्टेट थी, स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो हम जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे टेम्परेचर राइज हो रहा है। और फिर से ग्राफ कहां पर जाकर के रुक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। फिर से ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, हीट एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल आ जाएगा ग्राफ। क्यों आ जाएगा, उसका रीजन आपको पता है। उसका रीजन ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होगा। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट होगा, और उस समय पर लिक्विड और गैस ये दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी, ये दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी। तो C से D तक तो टेम्परेचर राइज होगा और D से E तक टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर क्या चेंज हो रही है, यहां पर स्टेट चेंज हो रही है। यहां पर क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो ये हमने इसका ग्राफ बना दिया। एक्स एक्सिस पे टाइम भी लिख सकते कि कितने समय के लिए हमने हीट एनर्जी दी, तो टाइम के साथ और टेम्परेचर का ग्राफ बन सकता है, वो भी बन सकता है। ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ग्राफ यही रहेगा, जिसमें पहले हम ये दिखाएंगे कि हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर राइज हुआ, फिर बी पॉइंट तक टेम्परेचर राइज हुआ, उसके बाद स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने इसको बोला मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड स्टेट है। सो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और 100 डिग्री सेल्सियस पे
100 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज टेम्परेचर इन सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और गैस दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर मैं और हीट एनर्जी दूंगा, ये मेरा ग्राफ यहाँ पर एंड होता है ई पॉइंट पे, मैंने बोला कि यहाँ पर आकर के पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर मैं और हीट एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, तो स्टीम का टेम्परेचर राइज होगा। फिर से ग्राफ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, फिर से गैस का जो टेम्परेचर है, जो स्टीम बनी है, उसका टेम्परेचर राइज होगा। आगे जाकर के जब हम उसको और हीटअप कर देंगे 5000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस, तब वो प्लाज्मा की स्टेट में आ जाएगा। तब वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, प्लाज्मा की स्टेट में आ जाएगा। एनीवेज वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा जो इस चैप्टर में डिस्कशन चल रहा है वो 3 स्टेट से चल रहा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उसको हमने ग्राफ में दिखाया भी नहीं है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और गैस दोनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही है। इसके बाद जब पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, अब अगर हम और हीट एनर्जी देंगे तो गैस का टेम्परेचर राइज होगा। ये तो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि हीट एनर्जी से 2 वर्क हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर राइज होता है या स्टेट चेंज होती है। तो अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो टेम्परेचर राइज होगा। तो ये ग्राफ है चेंज ऑफ स्टेट का, दिस इज द ग्राफ ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट। अब मैं डिस्कस करूंगा ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ये हमने एक न्यूमेरिकल के अंदर पढ़ा भी था कि ट्रिपल पॉइंट होता है सब्सटेंसेस का। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो टेम्परेचर और प्रेशर जिस पर आपको सब्सटेंस सॉलिड में भी दिखेगा, लिक्विड में भी दिखेगा और गैस में भी दिखेगा, तीनों स्टेट आपको दिखाई देंगी। जैसे एक बीकर है हमारे पास, उसमें आपको आइस भी दिख रही है, उसमें आपको वाटर भी दिख रहा है और उसमें आपको स्टीम राइज होते हुए भी दिख रही है। तो इसका मतलब वो जो वाटर था वो तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों स्टेट आपको दिखाई दे रही है। तो उस टेम्परेचर और प्रेशर को ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। जिस टेम्परेचर पे और जिस प्रेशर पर ऐसा होगा उसको क्या बोला जाएगा, ट्रिपल पॉइंट। अब देखिए मैं एक 2 वर्ड बोल रहा हूँ, जिस टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो प्रेशर को तो अभी हमने समझा ही नहीं है कि प्रेशर को चेंज करके स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ट्रिपल पॉइंट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर वेरिएशन से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्रेशर वेरिएशन से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग प्रेशर। टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। और ट्रिपल पॉइंट में दोनों ही बताऊंगा मैं आपको, प्रेशर भी चेंज करेंगे और टेम्परेचर भी चेंज करेंगे। सो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग प्रेशर, बाय चेंजिंग प्रेशर। अब देखिए सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करते हैं प्रेशर को चेंज करके। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। मैं आपको इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ। अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोली उसके लिए आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक आइस का ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। और ये जो आइस का ब्लॉक है इसको हम लोग 2 वुड के ब्लॉक पे रख देते हैं, वुडन ब्लॉक पे। मेटल ब्लॉक पे रखेंगे तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो वुड को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पहला ब्लॉक रखा, ये वुडन ब्लॉक है इस आइस क्यूब को रखने के लिए। ये जो आइस का जो बड़ा सारा पीस है इसको यहाँ रखने के लिए मुझे 2 वुडन ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये 2 वुडन ब्लॉक्स को ऐसा लगा दिया। ये वुडन ब्लॉक है और ये भी क्या है, ये भी वुडन ब्लॉक है। अब देखिए मैं एक वायर को यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ और उस वायर के साथ में क्या करने वाला हूँ, 5 किलोग्राम के 2
मास रखने वाला हूं। यहाँ पर एक वायर हमने इस तरह से ली और वायर का जो ये वाला एंड है, इस एंड पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं। जो फर्स्ट एंड है उस पर भी हमने 5 किलोग्राम का एक वेट जो है, 5 किलोग्राम का जो मास है वो यहाँ पर हमने सस्पेंड कर दिया। तो हियर इट इज 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया। और वायर के दूसरी तरफ इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, अनबैलेंस हो जाएगा नहीं तो। और ये दूसरी तरफ से वायर आ रही है, इस पर भी हमने 5 किलोग्राम का ब्लॉक जो है वो सस्पेंड कर दिया, 5 किलोग्राम। ओके, अब टेम्परेचर नोट कर लीजिए। थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट किया, -20 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस, चलो -20 पर रख देते हैं। अब हमें पता है ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये जो है ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। अब मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए ये 5 किलोग्राम के जो ब्लॉक यहां पर मैंने सस्पेंड किए, इससे क्या होगा, ये वायर पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ग्रेविटी इन दोनों 5 किलोग्राम के ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी और ये वायर भी नीचे की तरफ प्रेस होगा। तो यहाँ पर ये आइस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा तो हम देखते हैं कि ये वायर धीरे धीरे आइस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। ये आइस यहाँ से मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद हम देख रहे हैं कि वायर जो है वो इसके अंदर ऐसा जाना स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे ये क्या होती जा रही है, धीरे धीरे ये मेल्ट होती जा रही है। तो ये वायर आपको इसके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आइस यहाँ से मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई और वायर धीरे धीरे क्रॉस होता जा रहा है, क्रॉस होते होते दूसरी तरफ से वायर बाहर आ जाता है, दूसरी तरफ से वायर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऐसा ही पड़ा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ये वायर इसको क्रॉस कैसे कर गया? तो सबसे पहली बात सुनिए, प्रेशर इंक्रीज किया, वायर ने यहाँ पर प्रेशर लगाया, उस प्रेशर की वजह से ये वायर उस आइस के ब्लॉक के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, तभी तो ये वायर इसको क्रॉस कर पा रहा है। तो जैसे जैसे वायर नीचे की तरफ जा रहा है मेल्टिंग हो रही है और जहां से ये वायर क्रॉस हो जाता है फिर से वो आइस दोबारा से जम जाती है। तो क्या हो रहा है, रीफ्रीजिंग हो रहा है। वायर क्यों क्रॉस कर पा रही है? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होने से मेल्टिंग हो रही है और दोबारा से वायर जब क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। वायर जब इसको क्रॉस करके यहाँ तक आ जाएगी तो ऊपर का प्रेशर तो नॉर्मल है ना, अब यहाँ पर वायर थोड़ी ना है, तो यहाँ का प्रेशर तो नॉर्मल है, ऊपर का प्रेशर नॉर्मल हो गया तो दोबारा से ये क्या हो जाती है, रीफ्रीजिंग, दोबारा से जम जाती है। अब मेल्टिंग हो रही है फिर रीफ्रीज हो रहा है, फिर मेल्टिंग हो रही है फिर रीफ्रीज हो रहा है। अब जहां जहां से वायर पास होती जा रही है, यहां से वायर पास होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लॉक हैं ये ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते जा रहे हैं। ये जो 5 किलोग्राम के जो ब्लॉक थे ये ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ चुके। अब ये वायर बस इसको क्रॉस करने वाला है, यहाँ पर दूसरी तरफ से बाहर आने वाला है और ये दोबारा से रीफ्रीज हो चुके, ये दोबारा से क्या हो चुका है, ये दोबारा से रीफ्रीज हो चुका है। अब धीरे धीरे वायर यहाँ से बाहर आ गया और हमने देखा ये जो आइस का जो ब्लॉक था इतना बड़ा, ये तो ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, ये तो टूटा ही नहीं। अब दो बातें यहाँ से समझ आ रही है, वायर लगाने से प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज होते ही मेल्टिंग पॉइंट -20 डिग्री सेल्सियस हो गया। प्रेशर इंक्रीज करके हमने इसको मेल्ट कर दिया कितने डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, एट 1 atm प्रेशर। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि 1 atm प्रेशर पर इतने डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होती है। लेकिन अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस पे भी वो मेल्ट हो सकती है। लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो -20 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे भी आइस जो है वो मेल्ट हो सकती है और ये वायर इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ से बाहर आता है। अब ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई पूरी, इसको बोलते हैं रेलीगेशन। ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको क्या बोला जाता है, इसको रेलीगेशन बोला जाता है। याद कर लीजिए कि मेल्टिंग होगी बिलो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर भी मेल्टिंग होगी और दोबारा से रीफ्रीजिंग होगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी इसको रेलीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेलीगेशन।
तो ये अगर आपको क्लियर हो चुका है तो हैंड रेज कर दो जल्दी, फिर मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। ओके, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया आपको? अब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। The melting point of a substance decreases on increasing the pressure। अगर प्रेशर बढ़ा देंगे सब्सटेंस के ऊपर तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस जनरली डिक्रीजेस, जनरली या यूजुअली, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी मिलते हैं। यूजुअली डिक्रीजेस। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, 1 atm से बढ़ा देंगे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उस केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा हमें, जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कि प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपने याद कर ली कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्लोज्ड कंटेनर लेते हैं। कल ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस स्टेट बताई थी, कैसे कन्वर्ट होती है, और वाटर के एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये ट्राइपॉड स्टैंड, और इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर को रख देंगे जिसमें हम लोग वाटर को क्या करेंगे, बॉईल कर सकते हैं। ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके सेंटर में हम लोग क्या रखेंगे, एक बर्नर को रखेंगे ताकि हम सब्सटेंस को हीटअप कर सके, जो भी सब्सटेंस हम एक्सपेरिमेंट में यूज करने वाले हैं। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं एक्सपेरिमेंट के, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम लोग क्लोज कंटेनर लेने के लिए, जैसे कि एक प्रेशर कुकर होता है और उसके ऊपर जो सीटी लगी होती है, जहां से प्रेशर रिलीज होता है, जहां से गैस रिलीज होती है, उसको भी बंद कर देते हैं, तो वो भी एक क्लोज कंटेनर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर एक क्लोज कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया। कंटेनर में क्या फिल कर दिया? वाटर फिल कर दिया। और ये क्लोज कैसे किया? यहाँ पर हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है जहां से वेपर जो है बाहर निकल सकती है, लेकिन अभी हमने इस डिलीवरी ट्यूब को एक कॉर्क लगा करके, ये एक रबर कॉर्क लगा दी इसके ऊपर, या वुडन कॉर्क लगा सकते हैं। तो ये कॉर्क लगा करके हमने इसके माउथ को ऐसा बंद कर दिया, तो वेपर यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। और एक चीज और चाहिए, हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक थर्मोमीटर लगा दिया। ओके, थर्मोमीटर इसमें डिप कर देते हैं वाटर, ताकि हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सके। ये यहाँ पे थर्मोमीटर फिक्स कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। बर्नर को स्टार्ट करेंगे और हीट एनर्जी देनी शुरू करेंगे इस सब्सटेंस को, मतलब कि वाटर को। अब मैं वाटर के लिए एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? एट 1 atm प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
मतलब नॉर्मल प्रेशर पे अगर हम वाटर को हीट अप करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर तो हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, क्लोज कंटेनर है। अब जैसे ही मैं हीट एनर्जी दूंगा, हीट एनर्जी देते क्या होगा, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज होगा। मोशन इंक्रीज होगा तो पार्टिकल जाकर के इसकी वॉल से ऐसा हिट करेंगे, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से हिट करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो धीरे धीरे इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसका प्रेशर 1 एटीएम था, अगर ये क्लोज कंटेनर है तो यहाँ का जो प्रेशर है वो 2 एटीएम, 3 एटीएम, 5 एटीएम तक पहुंच गया। तो 5 एटीएम तक प्रेशर हो चुके हैं, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, मान लिया प्रेशर इंक्रीज हो चुके। अब थर्मोमीटर में क्या देखने को मिल रहा है, हमने इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, लेकिन हमें स्टीम तो दिख ही नहीं रही। हमने इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, लेकिन इस बीकर के अंदर ये जो क्लोज कंटेनर है इसमें कहीं पर भी स्टीम नहीं दिख रही। इसका मतलब जो वाटर है वो बॉयल नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, जो वाटर है वो क्या नहीं हो रहा, वो बॉयल ही नहीं हो रहा। बॉयल नहीं हो रहा क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स थे वो भी तो हीटअप होंगे साथ में, और वो जाकर के इस वाटर से ऐसा टकराते हैं। तो हाई वेलोसिटी से टकराएंगे तो इन पार्टिकल्स को फैलने की जगह नहीं मिलेगी। अगर ये फैलेंगे नहीं, एक्सपेंड नहीं होंगे, तो ये गैस स्टेट में कैसे आएंगे। गैस स्टेट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक्सपेंड होना पड़ेगा, पार्टिकल को दूर दूर होना पड़ेगा, हाई वेलोसिटी से करना पड़ेगा, तब जाकर के वो गैस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। एक्सपेंड होने के लिए हमने जगह ही नहीं दी, क्लोज कंटेनर है, फैल ही नहीं पा रही है। तो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दिख रही, यहाँ पर स्टीम नहीं दिख रही हमें, तो यहाँ पर कोई भी स्टीम नहीं दिखाई दे रही। तो हमने बोला कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अब चेंज हो चुका है। अब हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर जैसे ही 110 डिग्री सेल्सियस किया, हमने देखा यहाँ पर तो स्टीम राइज होनी स्टार्ट हो गई, स्टीम राइज होनी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसा सीधा होता है फिजिक्स में, वैसा उल्टा भी होता है। और अगर प्रेशर कम करेंगे तो, प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हम माउंटेन पे जाते हैं, जैसे कि जो हाइट है वो कहाँ से मेजर की जाती है, सी लेवल से, सी लेवल से मेजर की जाती है। अभी हम सी लेवल के बराबर ही ऐसा मान लेते हैं, और एक माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि एवरेस्ट के ऊपर, तो उसकी हाइट लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है, 8 किलोमीटर। तो सी लेवल से 8 किलोमीटर ऊपर। अब वहां पर हमने क्या किया, एक बीकर लिया और उसके अंदर वाटर को बॉइल करना स्टार्ट किया। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा या 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाएगा, दीजिए आंसर। अगर मैं वाटर को यहाँ पर बॉइल करता हूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है, लेकिन अगर उसको 8 किलोमीटर ऊपर जाकर के माउंटेन पे बैठ करके बॉइल करूंगा तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा, 100 से ज्यादा पे या 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे। यह आंसर सर वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पे बॉईल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर। बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर, वेरी गुड। यस, आपका भी यही आंसर है। यस सर, यस सर। तो बाकी लोगों का कोई आंसर नहीं है। तो माउंटेन पे क्या होगा, प्रेशर 1 एटीएम से कम होगा। प्रेशर अगर 1 एटीएम से कम होगा तो वाटर के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं, अब वो पार्टिकल आराम से दूर दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है। माउंटेन पे जाते हैं और उसको बॉयल करते हैं तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। तो कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा बिकॉज ऑफ द लेस प्रेशर। अगर प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, एयर की डेंसिटी कम होगी तो एयर पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, H2O, ये पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे। ये कम हो जाएंगे तो कॉलिजन भी कम होंगे, कॉलिजन कम होंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपसे और पूछने वाला हूँ।
मेरे पास एक कंटेनर था, जैसे ये फ्लास्क ले लो, राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं इसको। तो ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हम लोग वाटर को यूज करने वाले हैं और वाटर को हम लोग रखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसमें हमने वाटर फिल कर दिया और वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, मैंने इसको ठंडा किया। ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको कूल डाउन किया और कूल डाउन करके इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और इसका जो माउथ है राउंड बॉटम फ्लास्क का, इस पर मैंने एक रबर कॉर्क लगाया। ये रबर कॉर्क लगा करके इसके माउथ को क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्लोज कर दिया ताकि वाटर बाहर ना हो। अब मैं ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको अप साइड डाउन करने वाला हूँ, उल्टा करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो कैसा दिखाई देता है, रबर कॉर्क क्या लगा हुआ है, ये वाटर यहाँ पर कनेक्ट हो गए इसके अंदर 80 डिग्री सेल्सियस पर, 80 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए बात है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसा अप साइड डाउन करके उल्टा करेंगे। यहाँ रख दिया तो मैंने इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला, मैंने इसके ऊपर कोल्ड वाटर डालना स्टार्ट कर दिया। एक बीकर लिया मैंने, वेट करते थे, यहाँ पर ऊपर चिल्ड वाटर डाला, चिल्ड वाटर ऐसा इसके ऊपर ऐसा फ्लो हो रहा है, कोल्ड वाटर। बताइए बीकर में क्या है, जैसे कोल्ड वाटर डालूंगा इसको अप साइड डाउन करके उल्टा करके क्या देखने को मिलेगा, इस बीकर के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वाटर बॉयल होगा या जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा? यश बताएंगे। हाँ जी, यश ने बिल्कुल सही बताया, जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर जो देखो वाटर तो यहाँ फिल किया, इसके अंदर एयर पार्टिकल्स भी तो होंगे थोड़े बहुत, वो भी तो मूव कर रहे होंगे। तो जैसे ही क्या होगा, मैं यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा बहुत वाटर वेपर जो है वो यहाँ पर था। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला, कोल्ड वाटर डालते ही क्या होगा, इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये जो पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहे थे इनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इनकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ये धीरे धीरे जाकर के वॉल से टकराएंगे। अब वॉल से कम फोर्स से टकराएंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कोल्ड वाटर डालूंगा, कोल्ड वाटर डालते ही प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होते ही बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही मैं कोल्ड वाटर डालता हूँ, यहाँ का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया। प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब वो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये एक्सपेरिमेंट भी क्लियर है आपको, तो हैंड रेज कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो कल हम लोग स्टडी करेंगे इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक। अब हम प्रेशर के चेंज को भी समझ चुके हैं कि प्रेशर चेंज करने से स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मेरे को स्टेटमेंट लिखनी हो तो क्या लिखूंगा, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। जब हम सब्सटेंस पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हैं हम, दोनों तरह से बोला जा सकता है इसको। तो दो स्टेटमेंट अभी तक आपको याद रखनी है। प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।